सन 1988 अंदरून सिंध बरोज हफ्ता। अंदरून सिंध में मौजूद उस बेनाम छोटे से हसीन गांव में इस वक्त दोपहर का समा था। गांव में मौजूद बाग में पीपल के घने दरख्त के तले 5 सहेलियों का टोला बैठा खुशगपियों में मसरूफ था, जो गांव में आफत की परकाला के तौर पर जानी जाती थी। बाबा जान बता रहे थे, चंद शहरी बाबू गांव को सैर को आ रहे हैं और वो तुम्हारे बाई के डेरे पर ठहरेंगे। नैन तारा हाथ में मौजूद कच्ची इमलियां थामे, जिन्हें कटारे भी कहा जाता है, बालों ने पास बैठी नैन से इस्तफार किया, जिसने इमली मुंह में डाले एक आंख दबाए उसकी जाने देखा, जबकि बाकी दोस्तें भी तमाम बातें भूले पुरजोश से उसकी जानी मुतवजा हुई, जो सब सिर की घुटनों तक आती कुर्ती और घेरदार शलवार में मलबूस रेशमी दुपट्टा सीने में फैलाए, स्याह घने बालों को परांदे में कैद किए गुलाबी लबों को मुख्तलिफ जामियों में ढालते कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जुबान में घुलता इमली का तुर्श उसे कोशिश को नाकाम बना रहा था। सूरज की तपती शुआओं की तपिश कदरे कम थी, जो अब उसकी शहद में डूबे नैन कटोरों में बढ़ते उनकी गहराई और खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। काजल लगी शहद रंग गजाली आंखें जादुई सहर खुद में बसाए हुए थी। बेजवी चेहरा सुर्ख और सफेद रंगत का हामिल था। बारीक लब हर मसनूई रंग से पाक गुलाब की पंखुड़ियों सी रंगत रखते थे। छोटी सी नाक जिसमें चांदनी का छल्ला जगमगा रहा था, वो चलती फिरती हुस्न की मूरत थी, जिसे बड़ी महारत और फुर्सत से तराशा गया था। सनफे मुखालिफ क्या, उसकी हम सिन्फ भी उससे फिदा थी। नैन तारा दिल अवेज, सरदार दिल अवेज की लाडली बेटी। बाबा जान ने जिक्र तो किया था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। बिलाखिर उसकी कोशिश रायगा नहीं गई। तसल्ली से कहते हो अपनी लापरवाही के सबब अपनी तमाम दोस्तों को नागवार को सीख दी। लो भला इतनी लापरवाही नैन, तुम्हें तो पुरजोश होना चाहिए। रोशनियों और रंगीनियों से जगमगाते शहर को छोड़े वो लोग हमारे सादा से गाँव में आ रहे हैं, वो भी सैर को और हमारी सकाफत के बारे में मालूमात हासिल करने। इसे हम अपनी खुशनसीबी समझें या उनकी बदकिस्मती। बानो फौरन अपनी नागवारी का इजहार करते अपने माथे पर हाथ रखे दहाई देने वाले अंदाज से बोली। नैन ने माथों पर शक्लों का जाल बिछाए उसकी जाने देखा। शहर की गहमा गामी और शोर, वो सुकून कहाँ होगा जो गांव की खामोशी में है। शहर में भला कहाँ ऐसी ताजगी बख्श फिजाएं गर्दिश करती हैं जो सांसों के रस्ते रग रग में बस जाए। उनकी खुशनसीबी है ये कि वो हमारा गाँव देखने आ रहे हैं और हमारी मेजबानी के शर्फ हासिल करेंगे। उसे कतई बर्दाश्त नहीं हुई थी अपने गांव की बुराई। ताजगी बख्श ठंडी हवा में सांस भरते हुए मुंह बनाते हुए बोली, बस करो तुम दोनों और मेरी बात सुनो। मुझे ना बड़ा तजस्सुस है शहरी लोगों को देखने का और मिलने का। साथ बैठी नाइला बानो को कुछ कहने के लिए लब वाह करते देख उन दोनों को टोकने पुरजोशी से बोली थी। बाकी सहेलियों ने भी उसकी तायद में सर हिलाया। क्यों, क्या वो खलाई दुनिया से आई कोई मखलूक होते हैं? वो भी हमारी तरह आम इंसान होते हैं। उनके भी 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आंखें और धर है। नैन ने नाक चढ़ाते हुए तीखे नजरे कहा। नाइला ने ताज्जुब से उसकी जाने देखा, जिसने पल भर में उन सब की पुरजोशी को हवा किया था। आखिर हुआ क्या है नैन? जब जब हम शहर से आने वाले मेहमानों का जिक्र कर रहे हैं तो जलते तवे पर बैठी सुलग रही है, और तो और जब से आई है तब से चांद से सोने चेहरे पर उदासी की चादर ओढ़े रखी है। उनका मामूल था कि रोज 5 सहेलियां मिलते बाग की सैर को निकल आया करती थी। फिर सूरज ढलने तक वो ट्यूबवेल, बाग, खेतों में शोरगुल मचाती अपनी जिंदगी जीती, पगडंडी के रास्ते घर को हो लेती। लेकिन आज नैन का उदास चेहरा और उसकी बात पर बात मुश्तइल हो जाना उन सबको शको शुबहात में मुब्तला कर गया कि यकीनन कुछ हुआ है, वरना नैन और उदासी दोनों समंदर के 2 किनारे थे, जिनका टकराव नामुमकिन सी बात थी। बस सहेलियों का पूछना ही था कि मोटे मोटे शहद रंग कटोरों में नमी ने बसेरा किया। क्या बताऊं मैं, मेरे साथ क्या जुल्म ढाया गया है। भाई साहब ने मेरा डेरे पे जाना बंद कर दिया है। मेरा राजू, मेरा मुंतजिर मेरी राह देखते देखते अंदर ही अंदर टूट रहा होगा, लेकिन यहाँ किसी को मेरी और उसकी फिक्र नहीं। भाई साहब का फरमान है, जब तक शहरी मेहमान डेरे पर ठहरेंगे तब तक वहां कोई नहीं जा सकता। मैं तो बिल्कुल नहीं। सू सू करते हुए मासूमियत से बोलती उन सबका कलेजा चीर के सबने दहल कर दिल पर हाथ रखा। राजू उसकी गाय गुलाबों का बच्चा था, जिसे बचपन से नैन तारा ने पाला था। सभी उसके राजू से लगाव से वाकिफ थे। दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे, लेकिन अब शहर से उस गांव के कल्चर को मैगजीन के पहले सफे की जीनत बनाने के लिए आने वाले मेहमानों के सबब दोनों को ये हिजर सहना पड़ रहा था। और ये सब उन कलमुहे शहरी बाबुओं की वजह से हुआ है, जिन्हें हमारी सकाफत और रस्म रिवाज को बड़े से रोजनामे के पहले सफे पर दर्ज करना है। जुकाम ज़दा आवाज में कहती वो उन सब का दिल पसीज गई। मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम्हारे बाइक के साथ कोई दिमागी मसला है। वो अपने गांव में गैरों के आने पर हम मुंह छुपाए हवेली में तो बैठने से रहे। बेजा पाबंदियां सारी। तू खामोश हो जा नैन, मैं देखती हूँ तुझे कैसे वो राजू से नहीं मिलने देते। हम जाएंगे राजू से मिलने। नायला ने जमीर का जिक्र करते मुंह के मुख्तलिफ जाविये यूं बनाए थे मानो इमली की जगह
कड़वा बादाम चबा लिया हो। मुंह बनाते हुए कहते हुए नैन को अपने सीने से लगाए पचकारने लगी। नैन जो खामोश आंसू बहा रही थी, लब पेन से आंखें उठाए उसकी जाने देखा। नायला, इंसान बात वो करे जिस पर कायम रह सके। भाई साहब के सामने तो तू जुबान चला नहीं सकती। ताला लग जाता है तुझे कि गुमान हो कि तू गूंगी तो नहीं। उनकी मौजूदगी में थर थर कांपती तो मेरी पुष्ट पर छुप जाती है। और बातें देखो। नैन ने उसकी तमाम बहादुरी को आग में झोंका था। असलियत बताते। नायला ने बामुश्किल मुस्कुराते उसकी जाने देखा। इसमें मेरा किसूर क्या कसूर? तेरे भाई का चेहरा ही किसी जल्लाद से कम नहीं। माथे पर बल यूं सिमटे रहते हैं जैसे मानो इस दुनिया में आते हम पर एहसान फरमाया हो। और तो और उसे तो मुस्कुराना भी अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। ऐसा भी क्या रोब दबदबा कि अगला इंसान अपने दिल की बात ही ना कह पाए। नायला संजीदगी से कहती अपनी आंख के कोने पर ठहरा नमकीन पानी साफ करके। एकदम ही उदासी ने उन चहते चाहती चिड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया था। एक बार बहादुरी दिखा और बोलते, तू उनसे मोहब्बत करते हैं या तो आर या पार। रेशमा ने मशवरा देते दोनों हाथ जाड़े। इस आर या पार के खेल में मेरी सांसें दांव पर लगी होंगी। कबूल किया तो नायला जिंदा, धत्कार दिया तो नायला मनो मिट्टी तले जा सोएगी। नायला ने भराए लहजे में जुनून से कहते उन सबको धमक किया। नैन अपनी जान अजीज सहेली की मोहब्बत से आशना हर दिन बस यही दुआ मांगती थी कि रब कोई राह निकाले और वो दोनों एक हो जाए। चल दीवानी, पागल जैसी बातें मत कर, कोई किसी के लिए नहीं मरता। नैन ने माहौल की कशीदगी को कम करने की खातिर हाथ चलाते हुए कहा, मोहब्बत में मर जाते हैं। नायला के लहजे में वही जज्ब था जो कुछ पल पहले उन सब ने महसूस किया था। ऐसी भी क्या बला है मोहब्बत जो इंसान को खा जाए? नैन हाथ थोड़ी तले रखे बमें रेज किए सवाल गोही। न जाने क्यों दिल ने चाहत की थी इस खूबसूरत से जज्बे को जानने की, और सामने बैठी लड़की से बेहतर उसे कोई और मोहब्बत के बारे में बता ही नहीं सकता था। वो मोहब्बत में पागल लड़की अपने इश्क के मराहल तय कर रही थी। मोहब्बत एक रोग है जो इंसान खुशी खुशी तस्लीम करता है। अमर बैल देखिए, मोहब्बत अमर बैल की मानद किसी वजूद से लिपट जाए तो उसे अंदर ही अंदर खा जाती है। चंद खुशनसीब होते हैं जो मोहब्बत हासिल कर लेते हैं, और बाकी वो बदनसीब जिनका रोम रोम तो मोहब्बत में दर होता है लेकिन झोली खाली और वो तादामिन रह जाते हैं। मोहब्बत में नाकामी इंसान की सबसे बड़ी शिकस्तों में से एक है। कामयाब मोहब्बत परवान चढ़ी चली जाती है, खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होती चली जाती है, और नाकाम मोहब्बत वो दिल के उस गुंजान गोशा की काल कोठरी में कैद हो जाती है जहाँ इंसान झांकना भी चाहे तो झांक नहीं सकता। यही नाकाम मोहब्बत का इख्तिताम है जो इस कॉल कोठरी में दर्द बन कर पलती है। ऐसा दर्द जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई इलाज नहीं। गैर मरी नुक्ते को तकते वो रवानी से कहती सबके रोंगटे खड़े करके। नैन तारा बिना पलके चुपकाए उसे यूं देख रहे थे जैसे उसका तन मन समात बना हो। न जाने कैसी सर्द लहर थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ी थी। समझ गई मैं, ये मोहब्बत उन दीवानों का काम है जिन्हें जिंदगी और खुशियां प्यारी नहीं। नैन ने एकदम सख्ता तोड़े गोया हुई। जिंदगी और खुशी किसी प्यारी नहीं होती नैन, बस मोहब्बत जब जकड़ ले तो इंसान सब चीजों से बेनियाज हो जाता है। उसकी जिंदगी में मोहब्बत और खुशियां भी मोहब्बत। नायला ने उसकी बात का जवाब कदरे हल्के फुल्के लहजे में दिया। ना भाई, मुझे तो मेरी खुशियां, ये हंसी, ये खिलखिलाटी बहुत प्यारी है। मैं तो इस रोग से 100 गज दूर रहूंगी। मुझे नहीं कबूल मोहब्बत और उसका ये दर्द। नैन हंसते हुए बोली। नायला उसकी मासूमियत और लापरवाही पर ताज्जुब में सर हिला गई। मोहब्बत से जो दूर भागता है मोहब्बत उसका पीछा पकड़े, उसे अपने तलसुम में कैद कर दे, उस पर तसल्लुत जमाने का इरादा बांध देती है। नायला ने उसे मोहब्बत के एक और पहलू से आगाह किया। नैन की हंसी सिमट गई, दिल जोरों से धड़का जैसे इस बात की तायद कर रहा हो। कभी कॉलेज का कोई सबक इस तरह बयान किया है फिलोसफर नायला, जिस तरह आप मोहब्बत का दर्ज दे रहे हैं? बानो जिसका तमाम ध्यान और तवज्जो अपने हाथ में मौजूद कटारों पर था। तंजिया मुस्कान लोगों पर सजाए गोया होते उन दोनों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर गई। नायला ने खा जाने वाली नजरों से उसकी जाने देखा। देखो तो सही, बोल कौन रहा है जिसे सबक तो याद रहते नहीं लेकिन हर एक रोमानी गीत रट जाता है। नायला ने भी हिसाब बराबर किया। उफ, बात का आगाज कहाँ से हुआ था और तुम लोग उसे घसीट घसीट कर कहाँ तक ले आए? रुखसार जो कब से खामोश बैठी उन सबकी बातों से हुज उठा रही थी, अपने झंझलाहट में बोली थी, मेरा राजू। नैन को फिर राजू की याद सताने लगी। दुपट्टा मुंह पर रखे वो दहाइयां देते आंसू बहाने लगी। ये बात अलग थी कि अब शरबती निगाहों में नमकीन पानी मनकूद और शरारती चमक तेरा जमाए बैठे थी। हम राजू से मिलने जरूर जाएंगे और एक नजर उस शहरी मेहमान को देख भी आएंगे, वो भी छुपते छुपाते। रेशमा ने चुटकी बजाते हल पेश किया। और ये कारनामा हम कब सर अंजाम देंगे? नायला ने पुरजोशी से पूछा। नैन ने आंखें छोटी की उसकी जाने देखा। वो सब मुझ पे छोड़ दो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस कदर अताउली हो रही हो उन्हें देखने के लिए। खबरदार,
जो मेरे भाई की मोहब्बत में गद्दारी की। नैन ने कमर पर हाथ रखे तीखे लहजे में बाकी सब भी निगाहों में तीखापन लिए मोहब्बत की फिलासफर को देखने लगी, जो कुछ पल पहले अपने इश्क के कसीदे पढ़ रही थी। नायला घर पर आई। मुझे सिर्फ तजस्सुस है और मैं तो सिर्फ उनके साथ मौजूद सामान देखना चाहती हूँ, वो कैमरे वगैरह। नायला ने फौरन सर झुकाए सफाई पेश की। सब उसके यूं मनमनाने पर हंस दिए। ओए चाचा बख्श, रखसार हंसते हुए यकदम चीखी। सबके चेहरे की हवाइयां उड़ी। पलट कर लाठी पकड़े उनकी जानिब दौड़ते बख्श चाचा को देख वो सब हवास बाख्ता सी हो और फिर वहां पकड़म पकड़ाई का एक खेल शुरू हुआ। हाथ में ढेरों कच्ची अम्मियां थामे वो पांचों की पांचों सटपट दौड़ती यूं भाग रही थी, मानो दौड़ में अव्वल आना उन सबका जुनून है। पगडंडी के रास्तों में दाएं बाएं गिरती संभलती बख्श चाचा को खुद को कोसने पर मजबूर कर गई थी। मैं कैसे भूल गया कि शरारत की पुड़िया कभी हाथ नहीं आती। अरे शर्म नहीं आती एक ज़ईफ इंसान को यूं अपने पीछे दौड़ाते हुए। चाचा बख्श घुटनों पर हाथ रखे हाँफते हुए बोले। पांचों खिलखिला कर हंस पड़ी। आप भी तो यूं हमारे पीछे दौड़ते हैं कि जैसे जरा सी इमली आपको करोड़ों का नुकसान करवा देगी। नैन ने पलटते हुए हंसते हुए कहा। चाचा का मुंह हैरत की ज्यादती से खुला। जरा सी? पूरा दरख्त गंजा कर जाती हो तुम लड़कियां, फिर तुम्हारी चाची मुझ पर चीखती है। चाचा चीखे। माजरत बख्श चाचा, वो आपका घरेलू मसला है और हम मासूमों को घरेलू मसाइल से कोई वाबस्तगी नहीं, होती तो जरूर हल बता दे। अल्लाह हाफिज। दो जोरों से चीख कर कहती वो पांचों अपने अपने घरों को होली। गाँव की रौनकें हैं, जब ब्याह जाएंगी तो रौनक इस गांव से जुदा हो जाएगी। बख्श चाचा नफी में सर हिलाते मुस्कुराते हुए कहते आप इस बाग की राह पर होलिए। रोज उनकी 5 से 10 मिनट की दौड़ तय थी। ये लड़कियां उनके बाग में चोरी छुपे आते उनके फलों की जो चोरी कर जाती थी। 3 दोस्तों का काफिला गांव में दाखिल हुआ था। जमीर के खास आदमी की सरबराही में उन्हें डेरे तक लाया गया। स्याह शर्ट और बेल बॉटम बेल्ट में मलबूस, गले में जदीद कैमरा लटकाए, स्याह बालों को जल की मदद से पीछे को सेट किए, इश्तियाक से हर चीज देखते कैमरे की आंख में कैद कर रहा था। स्याह दाढ़ी और घनी मूंछों से सजा चेहरा वजीहा था। स्याह निगाहों में एक खास चमक ने अहाता कर रखा था। शहतून नाक और अनाबी लब जिनके कोने स्याही माइल उसकी सिगरेट नोशी को वाज़ेह कर रहे थे। वो सुबहान रऊफ था, अखबार जहां का मशहूर राइटर और फोटोग्राफर। साथ उसका दोस्त अजमीर और एक असिस्टेंट मौजूद था। उम्मीद करता हूं आपको किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा होगा मंजिल तक पहुंचने में। स्याह शलवार कमीज में मलबूस, सर पर दस्तार सजाए जमीर अपनी क्रीम रंग की शॉल कंधे पर सही करते कुछ नुईदी से बोला था। नहीं, तमाम सफर आराम और सुकून से गुजरा। अलबत्ता हसीन मनाजर ने आंखों को खैरा जरूर किया था। सुबहान ने जमीर से मुसाफा करते मुस्कुराते हुए कहा, अजमल आपको आपके कमरे दिखा देगा। मुझे एक जरूरी जिरगे में शिरकत करनी है। इंशाल्लाह वापसी पर आपसे मुलाकात होगी। अपने खास मुलाजिम की तरफ इशारा करते वो माजरत करते वहां से रवाना हुआ था। एक जरूरी जिरगे में शिरकत लाजमी थी, वरना वो मेहमानों को तनहा छोड़ने का कायल नहीं था। सुबहान अजमल की तकलीफ में आगे बढ़ते डेरे पर मौजूद कमरों की जाने पड़ गया। सफर हसीन जरूर था, लेकिन थकान भी हद से सवा थी। कुछ देर आराम करने का ख्याल फिल वक्त अच्छा था। अगर पकड़े गए तो नाखून को दांतों तले कुतरते वो अपने सामने खड़ी नैन्सी गोयाहू, जो दीवार के साथ लगी कोई शय तलाश कर रही थी, जिससे चढ़ते वो दीवार के पार देख सके। डेरे और हवेली के दरमियान एक दीवार थी, जिसने जमीन को 2 हिस्सों में बांट रखा था। वो दीवार से पार डेरे का हर कोना वाज़िया देख सकती थी। उफ़ो, भाई साहब हवेली क्या गाँव में ही नहीं है। जब तक आएंगे तब तक हमारा काम हो जाएगा। अभी महज मैं सूरत हाल का जायजा ले रही हूँ। नैन ने अपना सर पीटते कहते पास रखे बड़े से पत्थर को उठाते दीवार के साथ लगाया। रुखसार, रेशमा, बानो और नायला खौफ से थर-थर कांप गई थी। लितकीन तजस्सुस के हाथों मजबूर वो इस वक्त नैन के साथ यहाँ मौजूद उसे पत्थर पर चढ़ता देख रही थी। दीवार के उसके पार क्या हो रहा था। वो एक तवील नींद से बेदार होता कमरे से बाहर निकल कर आया कि दीवार पर नजर पड़ते वो मारे तजस्सुस वहां काम करते मुलाजिम से गोया हुआ। दीवार के उस पार हवेली है। मुलाजिम काम में मसरूफ जवाब देता वहां से रवाना हुआ। सुबहान ने मुलाजिम की बुश को तकते दीवार पर अपनी नजरें मरकूज की। न जाने दिल में क्या समाई के कदम दीवार की जानिब बढ़ते चले गए। दीवार के नजदीक आते वो इस पार से आती आवाजों को सुनते मुतजस्सिस हुआ। नैन, अगर किसी की नजर तुम पर पड़ गई और उन्होंने जमीर से जिक्र कर लिया तो क्या होगा? नायला के दिमाग में ढेरों वसवसे थे, जिनमें एक वसवसा ये भी शामिल था, क्या होगा भाई साहब की कून अशाम निगाहें होंगी और हमारे झुके सर। मैं तो साफ कहकर अपना दामन बचा लूंगी कि नायला देखना चाहती थी शहर से आने वाले मेहमानों और खासतौर पर उनके सामान को। शहद रंग आंखें पटपटाती और मासूमियत और शौकी से कहती नायला को 440 वॉट का झटका दे गई थी।
नायला ने आंखें फाड़े लब वाके उसकी जानिब देखा, जो इसे बेयकीनी की मूरत बने देख लब चबाते अपनी मुस्कुराहट जब्त कर रही थी। गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। मोहब्बत का इजहार, इकरार और एतराफ हुआ नहीं तो तुम पहले ही मेरे मोहब्बत को दुश्मन बन बैठी हो नैन। नायला ने सदमाई कैफियत में कहा। नैन मजीद जब्त न कर सकी, खिलखिलाकर हंस दी। दीवार के उस पार खड़ा सुबहान, जो माथे पर पल लिए तीनों सरगोशियों को सुन रहा था, इस खनखनाती हंसी को सुनते मुस्कुरा दिया। पहले शोखी में डूबी आवाज, फिर यह हंसी, तो जो दिल में हलचल मचा गई थी। दिल में बेसाख्ता उस बड़ी पैकर को देखने की ख्वाहिश आ गई थी, जिसे महज सुनते ही उसका दिल का मौसम बदल गया था। वो बेइख्तियार हुआ, पास पड़ा स्टूल उठाए दीवार से लगाए स्टूल पर चढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ नैन ने हंसते हुए कहते रूप पलटा, मैं मोहब्बत की दुश्मन कहाँ, मैं तो बस मोहब्बत से दूर रह। और ये उसकी तलाश थी, मोहब्बत ने उसे झगड़ा। शायद रंग निगाहें हैरत से वाह हुई, लबों से लफ्ज को खींचते अदा किया, क्योंकि दूसरी जानिब दो स्याह निगाहें यकटक उसे देख रही थी। माथे पर गिरे रेशमी बाल उसकी पलकों को छू रहे थे। ऊंची दीवार ने दीदार में खलल डाला। महज उस बड़ी पैकर के स्याह रेशमी गैसों और हैरत व इस्तजाब से फैली शहद रंग काजल से लबरेज आंखें नजर आ रही थी, जिनकी गहराई में वो खुद को डूबता महसूस कर रहा था। ये तो शहद के प्याले थे जो स्याही की लपेट में थे। दिल में कुछ पल पहले जो हलचल मची थी, अब वो तबाही में बदल गई थी। दिल की दुनिया उलट पुलट हुई थी। निगाहों से निगाहों का मिलना एक ऐसा तसादुम था कि हवाएं साकिन हुई थी। इर्द गिर्द होता शोर कहीं दूर सोया था। एक ताकतवर जज्बे ने दिल के दर पर दस्तक दी, और सुबहान रऊफ इस दस्तक पर दिल का दर खोले मोहब्बत को दिल का मकीन बना गया। जबकि नैन तारा उस शख्स की निगाहों की हदद से पिघलते, दिल को यूं शोर मचाया महसूस करते। खौफसदा हो नैन, समीर आ गए। हवेली के पोर्च में जीप के टायर चट रहे थे। रेशमा, रुखसार और बानों को जलावे की मानित वहां से गायब हुई थी, जबकि नायला ने नैन को झंझोड़ते होश दिलाया था, क्योंकि अगर वो होश में ना आती तो कुछ पल बाद जमीर को रूबरू देखते नायला जरूर बेहोश हो जाती। नायला की आवाज ने उन दोनों के गिर्द बंधे एक अनदेखे हिसार को तोड़ा। नैन बिजली की तेजी से पीछे को हटते जमीन पर कूदते राहदारी की जानिब आ गई। दिल का इस कदर शोर मचाना उसके खौफ में इजाफा कर रहा था। नैन, ज़ेरलब नाम दोहराते वो अब मुस्कुराती निगाहों से नैन की पुश्त को तक रहा था। अपनी कमर पर निगाहों की तपिश महसूस करते नैन पलटी। स्याह आंखों को खनूस खुद पर टिका देख उसकी तेज धड़कती धड़कने साकिल हो ढीठ। ज़ेरलब सुबहान को लकब देती वो फौरन रुक पलट की, सीने में सर उठाते बेनाम जज्बात। दिल की बदलती हालत और उस शख्स की हदद से अपना आप पिघलता उसके नजदीक खौफ का बायस बना। उसके पलटने के बावजूद वो उसका चेहरा नहीं देख पाया था। अकब में गुरूब होती सूरज की शुआएं उसके हसीन चेहरे को चूमती धुंधला कर चुकी थी। निगाहों से ओझल होती उसकी पुश्त तकते दिल में दीदारे यार की अधूरी ख्वाहिश लिए स्टूल से उतरते रोमानवी गीत गुनगुनाते वो अपने कमरे की जानिब पड़ गया। कहाँ भागी जा रही है आप दोनों? वो दोनों बर्क रफ्तारी से भागते हवेली के दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी। जब हवेली में दाखिल होते जमीन ने इस्तफार किया। दोनों के बढ़ते कदम थमे। नैन ने थूक निगलते नायला की जानिब देखा, जिसका हाल यूं था कि मानो काटो तो बदन में लहू नहीं। मैं कुछ पूछ रहा हूं नैन। जमीर दोनों को पत्थर की मूरत बने देख पुष्ट पर हाथ बांधे उनके सामने आता मुस्तस्फर हुआ। आलतू जलालतू आई बलाकू टालतू। आंखें झुकाए दोनों हाथों की मुठ्ठियां बीजे नायला ने वर्द की। ये अल्फाज दोहराए थे जो बामुश्किल उसकी ही समातों तक रसाई हासिल कर पाए थे। वो भाई साहब नायला, हाँ नायला ने आपसे कुछ बात करनी थी, मुझे अम्मा ने बुलाया है, मैं आती हूँ। नैन की हालत पहले से ही अबतर थी। अब तक अपना वजूद उस स्याह कठोर निगाहों के हिसार में कैद महसूस हो रहा था। अपना दामन बचाते वो नायला की जानिब तोपों का रुख करते वहां से भागी। नायला ने बेयकीन निगाहें उठाई, उसकी पूंछ को देखा। बला को टाला नहीं गया था, उसके सर लात दिया गया था। बेयकीन निगाहों का रुख नैन की ओझल होती पुष्ट से होते जमीर की स्याह संजीदगी से पूर्ण निगाहों पर आन ठहरा। नायला ने थूक निगलते रूहानी सूरत बनाई। जी बोले, मैं मुंतजिर हूँ। संजीदगी से भरपूर लहजा। नायला का दिल क्या जमीन फटे और इसमें समा जाए। कम से कम इस शख्स की संजीदगी से पूर्ण निगाहों से फरार हासिल होगा। वो जमीर में, हाँ वो मैं। नायला ने सर झुकाए कहने की कोशिश की, लेकिन कोई बहाना बन ही नहीं पाया। जमीर की भवें तन उठी। नायला ने चू निगाहों से उसके बिगड़े तासुरात मुलाहिजा फरमाए। हाँ वो मैंने सुना था कि शहर से कुछ मेहमान आए तो सोचा देखाओ। मतलब मैंने कभी देखा नहीं ना शहरी मर्द। मतलब जदीद चीजें जब चांद सूली पर लटकी हो तब जुबान का साथ देना नामुमकिनात में से एक था। जो मुंह में आया वो बोल गई। जमीर के संजीदा चेहरे पर तनाव फैला, हाथों की मुट्ठियां बीजे उसने सर्द निगाहों से नायला को यूं देखा मानो सालिम निगल जाएगा। शहरी मर्द देखने की ना जरूरत है, ना आने वाले वक्तों में जरूरत पेश आएगी। आपकी निगाहों में एक देहाती मर्द बस है, उसे ही बसाए रहने दे, क्योंकि ये देहाती मर्द
रकावत बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस दिल में मेरा डेरा हो, उन निगाहों में महज मेरा अक्स हो। ये शिद्दत जुनून से कहता वो नायला को सदमा दे गया था। वो आंखें फाड़े और बेयकीनी की मिली जुली कैफियत ही जमीर की जानिब देख रही थी। तो क्या वो वाकिफ था उसकी मोहब्बत से? लेकिन कब, कैसे? दिमाग ने सवाल बुनने शुरू किए थे। जिस तरह औरत अपने ऊपर जमी निगाहों से मुकाबिल की सोच तक रसाई हासिल कर लेती है, उसी तरह मर्द भी औरत की निगाहों से उसके दिल तक में झांक लेता है। आपकी निगाहों में बसी मेरे लिए मोहब्बत, इज्जत और एहतराम मेरी निगाहों से मुख्फी नहीं रहा। जल्द बाबा और अम्मा को भेजूंगा आपके घर, इंतजार कीजिएगा मेरा। और हाँ, दोबारा आपके मुंह से किसी गैर मर्द का नाम ना सुनो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दरमियान में हाल 2 कदमों की दूरी को मिटा दे, उस संजीदगी से कहता। उसके कंधों पर पड़ा दुपट्टा 2 उंगलियों की मदद से उठाते उसके सर पर डालते वहां से निकलता चला गया। उसके जाते ही नायला ने रुकी सांसें बहाल की। दिल गुदगुदाया था, लबों पर दिलकश मुस्कान ने बसेरा किया। मैं खुश नसीबों में शामिल हूँ या रब्बी, मैं खुश नसीबों में शामिल हूँ, मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। सर उठाते दूर तक फैले नीले आसमान को देखते वो मुस्कुराते हुए कहते बागी थी, क्या ये सच है? वो सब हैरत की ज्यादती से गंग नायला की जाने देखते यक जुबान गोया हो। जो शर्माई लुबाई सी दुपट्टे का पल्लू दांतों तले दबाई अपनी मुस्कान सब कर रही थी। 100% सच, नायला ने लुझाए लहजे में कहा था। चलो भाई, एक की तो नया पार हुई, अब दूसरी की बारी है। बानो ने दामन छाड़ते कहते निगाहों से खामोश बैठी नैन की जानिब इशारा किया। नैन ने माथे पर बल लिए उलझन ज़दा तासुरात चेहरे पर सजाए उसकी जानिब देखा। मेरी मतलब? अपनी जानिब इशारा करते हुए पूछा। इतनी नासमझ मत बन, कल देखा था हमने किस तरह टुकर टुकर वो आंखें तुम्हें तक रही थी जैसे शहद को मधुमक्खियां। रेशमा कहती हुई हंस पड़ी। नैन गड़बड़ाई। कल से तो उन आंखों के सबब बेसुकून थी। इस तरह भी हालत में मुब्तला वो उन निगाहों को भूल ही नहीं पा रही थी। वो होगा कोई डीट लफंगा, भूल जाओ उसे, मुझे बस मेरे राजू से मिलना है। वो पांचों हवेली के लॉन में ठंडी घास पर बैठी बातों में मशगूल थी, जहां नायला ने उन्हें जमीर से हुई अपनी मुलाकात के बारे में बताया था। वही नैन गायब दिमागी से वहां बैठी थी। सोचो के सारे धागे तो उन स्याह निगाहों में उलझ कर रह गए थे। आखिर कौन था वो शख्स? क्यों उससे हुए तसादुम के बाद दिल वैसा न रहा था जैसे पहले हुआ करता था? क्योंकि वजूद में एक बेसुकूनी और अधूरापन महसूस हो रहा था। और इन सवालात में उलझी उनके जवाब बात जानना चाहती थी। कैसे भूल जाए, मैंने देखा था उन स्याह निगाहों में एकदम एक चमक ने अहाता किया था तुझे देखने के बाद। कहीं वो कोई शहरी बाबू तो नहीं जिससे पहली नजर में तुझसे प्यार हो गया? रुखसार शौक लब्बो लहजा में कहती नैन की सफेद रंगत में सुर्खियां शामिल करके। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, चलो उठो और दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाओ। चटपटाते हुए कहती हुई बात बदल गई। हवेली से बाहर निकलती मुलाजमाओं के हाथ में खाना दे उसके दिमाग में जमाका हुआ। लेकिन क्यों? नायला ने अचंभे में मुब्तला पूछा। वो देखो, ये खाना मेहमानों के लिए डेरे पर जा रहा है जो अब हम लेकर जाएंगे। मुझे राजू से मिलने दो, 2 दिन हो गए, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। वो मुलाजमाओं की जानिब इशारा करते कहती तेजी से उनकी जाने पड़ी। उनका रास्ता रोके। अजब बेसुकूनी और बेकली मुब्तला थी जो शायद राजू से मिलकर ही दूर होनी थी, या वजह कुछ और थी। निगाहें किसी की मुतलाशी थी, दिल किसी का दीदार मांग रहा था। फिजा के संग लहराती मोहब्बत मुस्कुराते आगे बढ़ी थी। नायला के साथ बाकी सब भी डरो खौफ में मुब्तला नैन के कहे पर अमल करते। दुपट्टे का घूंघट ओढ़े मुलाजमाओं के हाथ से खाना थामे डेरे की जाने पड़ गई, जबकि नैन ने मुलाजमाओं को सख्ती से तलकीन की कि वो इस बात का जिक्र किसी से न करे। डेरे में कदम रखते मर्दाना दिलकश कहकों ने उसकी समातों तक रसाई हासिल की थी। सिल्क के गोटा लगे दुपट्टा के पार्ट से नैन ने राजू को तलाशना चाहा, जिसकी मखसूस जगह खाली थी। यकीनन जमीन ने जगह बदलवाई थी ताकि मेहमान को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। जबकि बाकी लड़कियां 2 खूबरू नौजवानों को देखते आपस में सरकुशियां और बातें करती आगे बढ़ी थी, सवाई नाला की जो जमीर की तनबिया याद करते लड़ रही थी। सहेलियों का साथ पाकर यहाँ आ तो गई थी, लेकिन जमीर का सर तहजा याद करते निगाहों के सामने तारे नाचते महसूस हो रहे थे। नैन लब पीछते आगे बढ़ते खाने की ट्रे टेबल पर रखे। हैरत की बात थी, यह मर्द की बेहतरीन तरबियत के दोनों में से किसी एक ने भी निगाह उठाए उनकी जानिब देखा तक नहीं था। क्या आप ये ट्रे अंदर सुबहान को दे आएंगी? नैन खाने की ट्रे रखते मायूसी से पलटने लगी कि अजमीर की बात सुनते इस बात में सर हिला गई। शहद रंग आंखों ने किसी अनजाने की तलाश में उन दोनों की जानिब देखा, लेकिन नाकाम ठहरी। तलाश वो हदत बरी स्या आंखें यहाँ कहीं नहीं थी। शायद उन्होंने यकीनन सुबहान नामी शख्स ही कल उसे बेबाकी से घूरते उसके दामन में बेचैनी भर गया था। मैं आती हूँ। बाई साहब ने शायद पिछले कमरे में राजू का रखा होगा।
मैं खाना देकर चोरी छुपे वहां चली जाऊंगी। तुम लोग मेरा बाहर इंतजार करना, मैं जल्दी लौटूंगी। अपने पास खड़ी नायला के कान के नजदीक झुकते सरगोशी में कहती वो 2 कदम सुबहान के कमरे की जाने बढ़ा के। हर उठते कदम के साथ दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। ये कैसी घबराहट थी कि उसे अपना वजूद पसीने से शराबूर होता महसूस हो रहा था। कमरे की दहलीज पर ठहरते उसने निगाह उठाए अपनी जानिब पुश्त किए बैठे दराज कदो कामत के मालिक शख्स को देखा। गर्दन में गिरती उबड़ कर मासूम हुई। साहिब जी खाना। गला खिनखारते हुए दरवाजा नॉक किया। आ जाए अंदर, टेबल पर रखते। मुकाबिल सफेद कैनवस पर महारत से हाथ फेरते मसरूफ अंदाज में बोला। गंभीर मर्दाना मजबूत आवाज। नैन की धड़कनें एक लम्हे को खामोश होते फिर रफ्तार पकड़ चुकी थी। धीमे कदम बढ़ाती वो अंदर दाखिल हुई। कमरे की दबीज खामोशी में पायल की आवाज गूंजी। सुबहान का तेज रफ्तारी से चलता हाथ साकिन हुआ। ये आवाज, ये धुन उसने कल भी सुनी थी जब वो परी बहकर उससे दूर भाग रही थी। निगाहें कमर को छूती स्याह केसों और पायल की छनकार ही तो कल से उसे अपने हिसार में कैद की हुई थी। और ये तस्लीम कर चुका था कि वो बिन देखे इस अनजान लड़की की मोहब्बत में कैद हो चुका है जिसका नाम नैन है। सुबहान एक झटके से उठा। टेबल पर रखती लैम्प पलटी थी कि नजर कैनवस पर पड़ी। कैनवस पर नजर पड़ने की देर थी कि उसका वजूद पत्थर का बना। कैनवस पर बनी वो 2 आंखें तो उसकी आंखें थी। सिल्क का दुपट्टा जरा सी लापरवाही के सबब सर से फिसला और सुबहान रऊफ के दिल की मुराद पर आई। पहलू में शोर मचाता दिल सुलाटे में डूबा। सियाह निगाहें मुस्तरिब थी जो अब पुरसुकून हुई थी। वो आम बशर थी या पुरस्तान से उतरी परियों की शहजादी। शहद रंग आंखों की यही हैरत तो दिल को घायल कर गई थी। छोटी सी नाक, उसमें जगमगाता छल्ला जो कमरे में चलते वाहिद बल्ब की रोशनी के सबब चांद की चांदनी को मात दे रहा था। गुलाबी लब जिन्हें हैरत से वाकई वो बेयकीनी की अमली तस्वीर बनी खड़ी थी। सुबहान रऊफ को यार का दीदार हो गया था। दिल में कयाम बजीर मोहब्बत इस दीदार के बाद जश्न का इरादा रखती थी। नैन, एक रब्त के आलम में उसने रब्बों से नैन तारा का नाम अदा किया। नैन जिसके लिए ये मंजर गहरी बेयकीनी मुब्तला कर देने वाला था। अपने नाम की पुकार सुनते से लगा मानो अब अगर कदम बाहर नहीं बढ़ाए, अपनी फरार की राहें नहीं ढूंढी तो दिल पहलू से निकल आएगा। वो नजरें फेरे दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाने लगी। सुबहान उसी लम्हे उसकी कलाई जगड़े उसे अपनी जानिब खींच गया जिसे वो इस रफ्तार के लिए तैयार नहीं थी। नैन कटी ढाल की मानिद उसके सीने से आन लगी कि छोड़ो मुझे। सुबहान की मजबूत गिरफ्त से अपनी कलाइयां आजाद करवाने की सही कर दे। नैन ने संजीदगी से कहा जबकि आंखें झुकाए रखी। मुकाबिल की निगाहों की हदत से वो मोम बनते पिघलने लगी। नामुमकिन। सुबहान ने दिलकशी से कहते उसकी थोड़ी तले उंगली रखते उसका चेहरा उठाया। नैन मजबूर हुई थी उसकी निगाहों में बराह रास्त दिखते पर। सियाह निगाहों में झांकता ही था कि उसे अपनी रगों में दौड़ता खून मुंजमिद होता महसूस हुआ। वो हार गई। निगाहों में तैरती मोहब्बत की ताब न लाते वो हार गई। कल से वो जिस कदर बेचैन, बेकरार और मुस्तरिब थी, शायद इन 25 साल जिंदगी में इस कदर हुआ हो। क्या कर दिया आपने मेरे साथ? इन निगाहों के हिसार में बांधते मुझे अपना बांदी बना दिया। बस यही तो राहत सुकून था, उन शहद से भरे नैन कटोरों में देखना। वो जज़ब के आलम में कह रही थी और वो मज़ाहमत तर्क करते उसे सुन रही थी। एक लिखारी जो अपने लफ्जों के जाल बुनते कारी को जकड़ लेता है। वो आपके सामने तमाम लफ्ज भूल बैठा है। आपको देखते, आपको सोचते महज एक लफ्ज दिलो जहन में गूंजता है, वो है मोहब्बत। मुझे मोहब्बत हो गई आपसे, पहली नजर की मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत जो आपको पाते अमर होगी और आपको ना पाते तमाम उम्र मुझे अधूरा रखेगी। लैल, कैसी कशिश थी उन लफ्जों में। क्या था ये जज्बा जब दिल के बंद दर को तोड़ते जबरदस्ती दिल में दाखिल हो गया था। उसने कहा तो उसे ना मोहब्बत कबूल है और ना मोहब्बत का दर्द, लेकिन अब इर्द गिर्द की हर शय उसे गुनगुनाती हुई महसूस हो रही थी। इश्क मुबारक, दर्द मुबारक। मोहब्बत से दूर भागने का इरादा उसने बांधा था और उसे अपने तलसुम में कैद करते उस पर तसल्लुत जमाने का इरादा मोहब्बत ने, और मोहब्बत अपने इरादे को पाया तकमील तक पहुंचा चुकी थी। मैं आपके जवाब का मुंतज़िर रहूंगा। बस इतनी सी गुजारिश करूंगा कि मोहब्बत के मामले में मैं कमजोर हूँ। दिल टूटा तो दीवाना हो जाऊंगा और अगर दिल से दिल मिलाए तो सबसे लड़कर आपको अपना बनाऊंगा। उसे खामोशी से अपनी जानिब देखते पाकर उसने गुजारिश की। इनकी खामोशी कई खदशात को जन्म दे रही थी। गले में गिल्टी उबर कर मातूम हुई। इस कदर संगीन खामोशी की चादर ओढ़े उसे खौफजदा करके। क्या मैंने कुछ गलत कहा? सुबहान उसे अपनी गिरफ्त से आजाद करता कह ही रहा था जब वो इसकी बात काटते हाथ हवा में बुलंद करके। सुबहान ने आंखें नीचे नाजुक हाथ का थप्पड़ बर्दाश्त करने की खातिर खुद को तैयार किया। जज्बात की रोह में बहते तमाम हालत दिल सुना तो दिया था, अब सजा भी भुगतनी थी। लेकिन कई बल गुजरने के बावजूद जब अपने गाल पर सनसनाहट महसूस था तो एक आंख खोले नैन की जाने देखा जो हाथ हवा में मालिक किए निचला लब दांतों तले दबाए अपना कहका जब्त करने की सही करते सुर्ख हो रही थी।
اگلے ہی پل اس کا دلکش کہکا کمرے میں گونجا۔ سبحان کے لبوں پر مسکراہٹ نے اپنی چھپ دکھائی۔ اگر تم نے غلطی کی ہوتی تو یہ تھپڑ تمہارے حسین و جمیل رخسار کی زینت بن جاتا۔ میرا یوں خاموش تمہاری باہوں میں قید رہتے تادیر تمہیں سننا تمہارے اظہار کا جواب تھا۔ شرمیلے لہجے میں کہتی وہ فرار ہونے کے پر تولنے لگی کہ کلائی سبحان کی گرفت میں قید تھی۔ ایک بار لفظوں کا سہارا لیتے بھی اظہار کر جائے۔ التجا کی گئی تھی، نہ، جن نگاہوں کو دیکھتے محبت کی اس جال میں پھنسے انہی میں اظہار کا جواب ڈھونڈ لو شہری بابو، کیونکہ ہم تو شادی کے بعد محبت کا اظہار کریں گے۔ اپنی کلائی آزاد کرواتے مسکراتے سرخ رنگت یہ کہتی۔ وہ دوپٹہ سے خود کو ڈھانپے باغی تھی۔ سبحان نے سرشاری کے گہرے سمندر میں خود کو ورتا زن پایا۔ محبت کی دو کہانیاں تھیں اور دونوں کہانیاں کامیاب ٹھہری تھی، پر محبت کا یہ اصول تھا ہی کب؟ ایک کے لیے سکون اور دوسرے کے لیے درد بننا محبت کی فطرت میں شامل تھا۔ محبت کی کہانی دن بدن بڑھنے لگی، ملاقاتیں ہونے لگی، خطوط بھیجے جانے لگے کہ ایک دن محبت نے اپنی اصلی فطرت دکھائی۔ کہانی کے سنہرے پنے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ نین تارا اور سبحان۔ ڈائری کے آخری صفحے پر بس یہی تک درج تھا۔ کچھ سوالات کے جواب ملے تھے تو کچھ نئے سوالات نے جنم لیا تھا۔ بالکنی میں موجود جھولے پر نیم دراز روشنی نے چاند پر نظریں مرکوز کرتے ڈائری کو سینے سے لگاتے گہرا سانس پڑا۔ اب معلوم ہوا کہ انابی نے شادی کیوں نہیں کی، کیونکہ وہ محبت کی ڈسی ہوئی ہے۔ لیکن آخر آگے کیا ہوا تھا ایسا؟ سبحان اور نین تارا ایک ہوئے تھے یا نہیں؟ اگر ہوئے ہوتے تو انابی آج تنہا نہ ہوتی۔ اگر سبحان کا انتقال بھی ہوا ہوتا تو انابی بیوہ کہلائی جاتی، لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اماں نے کہا خاندان بھر میں ان کے لیے کوئی رشتہ نہیں بچا تھا، اس لیے ان کی شادی نہیں ہوئی، کیونکہ ہماری روایت میں خاندان سے باہر شادی نہیں کی جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور کچھ ہوا تھا کہ سبحان نے نین تارا کو دھوکہ دیا تھا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نین تارا کو اپنا بنانے سے پہلے وہ وفات پا گئے ہوں۔ کتنے سوالات ہیں جن کے جوابات تلاشنا بہت ضروری ہے۔ روشنی چاند سے محب کلام تھی، الجھن در الجھن تھی جسے جلد سلجھانا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر ریشمی دوپٹہ جمائے، کندھے پر بیگ ڈالے وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی، جہاں اس کی اماں نالا بیگم بردباری چہرے پر سجائے ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ اٹھ گئی تھی اور کہاں کی تیاری ہے روشنی؟ اسے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے دیکھ اس سنجیدگی سے مستصفر ہوئی۔ اماں، یونیورسٹی جانا ہے، کچھ اہم کام ہے، انہیں پورا کرنا ہے۔ گلاس میں جوس ڈالے روشنی نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا، بیٹا پرسوں تمہارا نکاح ہے اور آج تم باہر جا رہی ہو، تمہارے بابا اور دادا کو پتہ چل گیا تو کہرام مچا دیں گے۔ لالا بیگم نے اس کے برابر سامنے بیٹھتے قدرے خوفزدہ لبو لہجہ میں کہا۔ روشنی لب بھیج گئی۔ اس حویلی کی سخت روایات سے وہ واقف جو تھی۔ انابی نہیں آئے گی ناشتے پر؟ نین تارا کو وہاں نہ پاتے روشنی نے پوچھا۔ آرام کر رہی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں اس کی۔ لالا بیگم کے جواب پر اس نے اس بات میں سر ہلاتے انہیں کھوجتی نگاہوں سے دیکھا۔ ویسے اماں، انابی نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ روشنی کے سوال پر نوالا ان کے منہ کو لے جاتا ہاتھ ساکن ہوا۔ رنگت زرد ہوئی۔ ایک لمحے کی خاموشی نے ڈائننگ ہال میں بسیرا کیا۔ ان کے چہرے کو دیکھتے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ برسوں پیچھے جا کر دوبارہ ان وقتوں میں جینے لگی ہو۔ ان سے کتنی بار کہا ہے روشنی ایسے سوال مت پوچھا کرو، اور بتایا تو تھا کہ ہم برادری سے باہر شادی نہیں کرتے اور برادری میں اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں بچا تھا۔ لالا بیگم کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ روشنی نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ اب سمجھ آیا تھا کہ جب اس نے یہ سوال اماں سے کیا تھا ان کی رنگت زرد کیوں ہوتی تھی۔ آپ کی اور بابا کی شادی پسند کی تھی نا اماں؟ بیٹ بنے اگلا سوال کیا گیا۔ ہاں بیٹا، آخر کیوں تم ایسے سوالات کرتی ہو؟ اپنی شادی پر دھیان دو۔ روشنی، لالا بیگم اس کے سوالات سے تنگ آتے چنچلاتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ مجھے یقین نہیں آتا کہ ہم دور جہالت میں نہیں ہیں۔ حالانکہ اس حویلی کی فرسودہ رسومات دور جہالت کی ہی عکس دکھاتی ہیں۔ بیٹی کے لیے برادری میں کوئی رشتہ نہیں تو وہ تمام عمر کنواری رہے اور بیٹا برادری سے باہر شادی کر لے۔ کبھی کبھار تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ اصل وجہ مجھ سے چھپاتی ہیں۔ اماں، کرسی سے اٹھتے وہ تلخی سے کہتی آگے بڑھی۔ لالا بیگم نے نظریں چرائے اس کی پشت کو تکا۔ اپنی بیٹی سے باغی پن کی بو وہ محسوس ہوئی تھی، وہی باغی پن جو انہوں نے سالوں پہلے کسی کی نگاہوں میں دیکھا تھا۔ باغی مت ہونا روشنی، ورنہ زندگی اجیرن ہو جائے گی، ماں تھی اسے ٹوک گئی۔ روشنی کے بڑھتے قدم تھمے، شہد رنگ کٹوروں میں نمی چل ملانے لگی۔ یوں محسوس ہوا کہ دل کے پیروں سے کچلا جا رہا ہو۔ باغی ہوتی تو یوں شادی کے لیے ہاں نہیں کہتے تھی اماں، اپنے احساسات جذبات کو دفن نہ کرتی، سر اٹھائے اپنا حق مانگتی۔ باغی نہیں ہوں تب بھی زندگی اجیرن ہی ہے، بلا پلٹے بھرائی آواز میں کہتے وہ آگے بڑھ گئے۔ لالا بیگم نے نم نگاہوں سے اس کی پشت کو تکتے اس مخصوص کمرے کی جانب دیکھا جہاں گلابی شلوار قمیض میں ملبوس انابی انہیں بے تاثر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔
नाला बेगम की नम निगाहों में बेबसी उतर आई। किताबों को सीने से लगाए वो सुनसान राहदारी से गुजर रही थी कि अल्लाह यकलख्त किसी आईनी शिकंजे ने उसकी कलाई जकड़े से रूम में खींचा। रोशनी का हुजूम बेदम होते उसके सीने से आन लगा। जब दरवाजा बंद करते उसे दीवार से पिन करते उसके हाथों को जकड़ गया था। अचानक अवतार रोशनी को पत्थर का बुत बना गई थी और उसके हलक से चीख तक बरामद हुई। वो आंखें हैरत और इस्तजाब से फैलाए गायब दिमागी से अपनी इंतहाई नजदीक सुरख निगाहों से खुद को घूरते एहतशाम अफंदी को देखती रही। महान एहतशाम की सुलगती सांसें अपने चेहरे पर पड़ते महसूस करते वो होश में आई। ये क्या हरकत है एहतशाम, छोड़े मुझे। अपने हाथों को एहतशाम की गिरफ्त से आजाद करवाने की सही करते वो दबी दबी आवाज निकल आई। क्यों कर रही हो ऐसा तुम? एहतशाम ने गिरफ्त मजबूत की, सुलगते लहजे में उससे दरियाफ्त किया। रोशनी उसकी निगाहों में जख्मी तासुर देखते निगाहें चुरा गई। मैंने कुछ नहीं किया आपके साथ। आवाज में शामिल होती नमी पर काबू पाने की सही करते चेहरे का रूप मोड़े जवाब दिया। दिल का कत्ल करते कातिल मुकर गया, आखिर मुकरे भी क्यों ना। मकतूल खुद उसके पैरों में आन गिरा था। तंजिया मुस्कान लबों पर सजाए वो जख्मी लहजा में कहते रोशनी के दिल को चाक कर गया। मैंने कभी आपकी हौसला अफजाई नहीं की एहतशाम, ना मैंने कभी आपसे मोहब्बत की। जो था सब आपकी तरफ से था। मैंने आपको बाज रखने की कोशिश की थी, फिर आपकी गिले शिकवे कैसे आपके। रुख मोड़ते संजीदगी से कहते वो अपनी आंखों में अब तक उमड़ आने वाली नमी को छुपाना चाहा। एहतशाम के दिल में एक और ज़रब लगी। दिल बिलबिला उठा। यही बात मेरी आंखों में देखकर कहो, मान जाऊंगा मोहब्बत नहीं की। एहतशाम ने उसकी थोड़ी जगड़े उसका रुख अपनी जानिब करते उसे मजबूर किया अपनी आंखों में देखने के लिए। रोशनी बेबस हुई। मैंने कहा था हमारी शादी नहीं हो सकती। रोशनी का लहजा बेबस था और मैंने कहा था मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा। अपना इजहार और साथ सोम दो। डैमेट। उसके नजदीक दरवाजे पर हाथ पूरी शिद्दत से मारे वो जब्त खोते चलाया। रोशनी ने आंखें बंद की, पूरा वजूद लर्ज उठा था, आंखों से सील रवा हुए। हमारे खानदान, रोशनी कह रही थी जब एहतशाम उसके बाजू जुगरे उसे झंझोड़ गया। तुम्हारा खानदान, तुम्हारे खानदान की रवायत, तुम्हारे खानदान के असूल। मैं तंग आ गया हूँ रोशनी, मेरा जब्त टूट रहा है। मेरी मोहब्बत और जुनून तुम्हारा बंद तोड़ते तुम्हें पाने की हिम्मत रखती है और मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। रोशनी को झंझोड़ते वो चीखा, और ये मुमकिन नहीं एहतशाम। आपने मोहब्बत की, अपने तमाम हदूद तोड़ते मुझे चाहा। मैंने रोका, आपको बताया कि आप और मैं एक नहीं हो सकते। खानदान से बाहर शादी नहीं कर सकती, ना मुझे इतना हक हासिल है। मेरा अपनी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं। मुझे जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है उसका फैसला हो गया है। 3 दिन बाद निकाह है मेरा। भूल जाए मुझे, जैसे मैंने अपनी मोहब्बत को दफन कर दिया है। वैसे आप भी अपनी मोहब्बत की कब्र बना दे, उसकी तदफीन करते, उस पर मरहूम की तख्ती लगा दे। एहतशाम के हाथ चटकते वो पूरी कुव्वत से चीखते। अपनी मोहब्बत के एतराफ के साथ साथ उसे उसकी सांसें भी छीन चुकी थी। वो जो इसकी बेतनाई और बेगानगी की मार मर रहा था, उसके निकाह का सुलते टूटा तो वही मोहब्बत के एतराफ उसे दोबारा जोड़ गया। एहतशाम बुज़दिल मर्द नहीं जो मोहब्बत को हालातों से हारते छोड़ते, दफन करते। तुमने तो मुझे नई जिंदगी बख्श दी, मेरी मोहब्बत को दफनाया तुमने। मतलब तुम मोहब्बत करती हो मुझसे। अब इस मोहब्बत को दोबारा जिंदा करते मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते वो रोशनी को अपने इरादों से बाखबर कर गया था। आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे एहतशाम जिससे मेरी इज्जत पर सवाल उठे। रोशनी ने अपना खौफ उसके सामने आया किया। अपने महबूब की इज्जत पर मुहिब वार करें तो लानत हो ऐसी मोहब्बत पर। तुम मोहब्बत ही नहीं, एहतशाम अफंदी के सर का ताज हो, उसकी इज्जत हो। तुम्हें मैला करना मतलब खुद को मैला करना। रोशनी के नजदीक आते उसकी चादर से ढके सर पर अपने लबों का लम्स छोड़े वो गंभीर और लबो लहजा में कहते। रोशनी के दिल की धड़कनें बेतरतीब करते क्लासरूम से निकलता चला गया। उसके जाते ही रोशनी फर्श पर घुटनों के बल बैठती चली गई। जब से होश संभाला था तब से एक ही सवाल कुंडली मारे जहन में बैठ गया था कि आखिर नैन तारा अर्फ अनाबी ने शादी क्यों नहीं की। क्या उनका जमीर और दादा जान से लिया दिया सा सर्द रवैया है। इस सवाल की तलाश जिस जवाब पर खत्म हुई थी वो कभी से मुतमईन नहीं कर पाया था। अपनी हवेली के सख्त कानून और जवाबत से वो आशना थी। खुद भी तो इस सख्त कानून की भेंट चढ़ाई जाने वाली थी, जहां उसकी पसंद नापसंद को तरजीह ना देने उसे किसी बैल बकरी की तरह एक खोटे से बांध दिया जाने वाला था। लेकिन फिर भी उसका दिल गवाही देता था कि अना बी के इस सर्द और सपाट रवैया के पीछे कोई और वजह भी छुपी हुई है। और ये तजस्सुस उसे अना बी की अलमारी में कपड़ों की तह के नीचे दबी उस डायरी तक पहुंचा गया। तब उसने जानी कि नैन तारा और सुबहान रऊफ की मोहब्बत की अधूरी दास्तान जिसकी तलाश खत्म होने की बजाय बढ़ा चुकी थी। क्या अना बी को मोहब्बत की सजा दी गई थी? क्या सुबहान रऊफ उन्हें अपना नहीं पाया था?
सुभान रऊफ ने उन्हें धोखा दिया था या वजह वो थी जो आज उसकी मोहब्बत से दस्तबरदारी की बनी थी? क्या हवेली के सख्त जालिम कानून और जुबात ने आन दोनों की मोहब्बत को अधूरा छोड़ा था? क्या उन्होंने अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड लिया था या वो यूं ही उसकी तरह अपनी मोहब्बत से दस्तबरदारी इख्तियार कर गई थी? कई सवाल दिमाग में घटमट हो रहे थे और सच पोशीदा था। सवाल के तेज झोंके की मानिंद एहतशाम अफंदी उसकी जिंदगी में शामिल हुआ था और उसे अपना बना गया। उसके दिल पर ठाक बिठा गया। दिल उसके काबू में ही कब रहा था। एहतशाम अफंदी की मोहब्बत भरी निगाहों का आदी होते वो बेकाबू हो गया था और उसे अब अपनी बेख्तियारी की सजा भुगतनी थी। अपनी मोहब्बत से दस्तबरदारी इख्तियार करते और अपनी बहती आंसू साफ करते फर्श पर गिरा अपना बैग उठाए क्लासरूम से बाहर निकलती चली गई। हवेली के लाउंज में इस वक्त संगीन खामोशी का राज था। दिल अवेज, अयूब और जमीर साहब खूनख्वार निगाहों से सामने सोफे पर परजुमान एहतशाम अफंदी को दिख रहे थे, जिसने उनकी पोती से मोहब्बत का इजहार करते उनके जलाल को दावत दी थी, जबकि अपने कमरे के दरवाजे से लगकर खड़ी रोशनी को अपने कदमों से जान निकलती महसूस हुई। उसे नहीं मालूम था ये शख्स इस हद तक चला जाएगा। दिल खौफ की शिद्दत से बंद होने के दर पर था, जबकि नाजुक वजूद का कपकपाहट तारी थी। जानते हो लड़के, इस गुस्ताखी की सजा मौत भी हो सकती है। दादा जान गरजे, एहतशाम मुस्कुराए। कितना खून बहाएंगे आप? मुझे तो लगा था कि बढ़ती उम्र थका देती है इंसान के कंधों पर, उसके गुनाहों का बोझ पड़ जाता है, लेकिन आप नहीं थके। ये शायद आपको एहसास नहीं हुआ। लबों पर इस्ताजिया मुस्कान सजाए एहतशाम पुरसुकून अंदाज में कहते अपनी मौत को दावत दे गया। किचन की दहलीज पर खड़ी नायला बेगम दहल उठी, जबकि पास पीलर से टेक लगाए खड़ी अनाबी को इस नौजवान में किसी और की शबिया नजर आई, जो उन्हें बेकरार कर गई। जुबान संभाल कर बात करो लड़के, जमीर साहब दहाड़ते हुए कहते, गन लोड करते उस पर तान गए। कमरे के दरवाजे से लगी रोशनी में हंसियानी होते नफी में सर हिलाते कदम कमरे से बाहर रखे। सामने नजर आता मंजर देखते वो दिल थाम गई, लेकिन ना एहतशाम अफंदी के इत्मीनान में जरा बराबर कमी आई, ना अनाबी के। वो तो इसी लम्हे वहां होते हुए वहां मौजूद नहीं थी। मेरी जुबान काबू में ही अंकल, मैंने बदलिहाजी नहीं की, मैं तो बस हिसाब मांग रहा हूँ उस बेकसूर खून का जिन्होंने बहाया और जिसमें इनका साथ आपने भी दिया। उसके कहने की देर थी कि अनाबी की तमाम हंसियात वापस लौटी। रोशनी ने मुतहय्यर निगाहों से उसकी जाने देखा, जबकि नायला बेगम के साथ साथ दादा जान और जमीर साहब की रंगत और तासुरात में तेजी से बदलाव आया। पैरी दर पैरी ये जुल्म चलता आ रहा है। बेटियों पर मोहब्बत हराम कर दी जाती है। बेटी की पसंद लाखों में एक भी हो, तब भी आपको अपना पसंद करता दरिंदा ही भाएगा, जिससे आप रोशनी की शादी करना चाहते हैं। उसकी तमाम हरकत उनमें दर्ज है, जुए से लेकर तवायब के कोठे तक सब कुछ इस फाइल में दर्ज है। और मैं ये मान ही नहीं सकता कि आप लोग इस बात से नाफाकिफ होंगे, लेकिन वही फरसूदा रसूमात, वही असूल और कवायद। खानदान से बाहर शादी नहीं, ये कहो कि अगर बेटी अपनी पसंद का इजहार कर ले तो आप लोगों की नाम नहात गैरत जाग जाएगी। वो गैरत जो बरसों पहले जागते एक मोहब्बत को दफन कर गई, वो मोहब्बत जो आपकी बिन दो कूं की नोक तले थप गई, वो मोहब्बत जिसका बेदर्दी से कत्ल किया गया। बरसों पहले जो हुआ आज वो फिर से दोहराए। मोहब्बत करता हूं मैं रोशनी से, उसका हाथ मांगने आया हूं आपके दर, जिसे बरसों पहले सुबहान रऊफ नैन तारा का हाथ मांगने आया था। वो अपनी जगह से उठते कह रहा था और आना भी अपना दिल थामे जमीन पर बैठती चली गई। रोशनी का हैरत और बेयकीनी के मारे बुरा हाल था। दोहराया जाएगा माजी, फिर खत्म कर दी जाएगी मोहब्बत। छलनी कर दे मेरा सीना, जैसे बरसों पहले सुबहान रऊफ का किया गया था, जो भिखारी बना खाली कशकूल लिए आपके दर पर आते अपनी मोहब्बत मांग रहा था, अपनी जिंदगी मांग रहा था, और आपने गैरत के नाम पर उसे उसकी सांसें छीनी थी। लैन तारा के सामने उसकी मोहब्बत उजाड़ी थी। वो चीखती चिल्लाती रोती गिड़गिड़ाई, लेकिन आपको रहम नहीं आया। रहम आता भी कैसे? उन्होंने गुनाह जो किया था, मोहब्बत जो की थी, जो महज आपकी नजरों में गुनाह है। पसंद का इजहार किया था नैन तारा ने आपसे, अपनी पसंद अपनी मोहब्बत को निकाह जैसे बंधन में बांधते हराम करी से बचना चाहा था। याद करें बरसों पहले का वो दिन, जब सुबहान रऊफ लोगों पर मुस्कान लिए यहाँ इस सोफे पर आपके सामने बैठा, इज्जत और एहतराम के साथ आपसे आपकी बेटी का हाथ मांग रहा था। और आपकी बेटी, आपकी बहन, जिसे वो ये गुमान था कि आप उसकी पसंद, उसकी खुशी को तरजीह देंगे, दिल थाम कर बैठी आपके फैसले की मुल्तज़िर, मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब बुन रही थी। यही से गिरबान पकड़े आप उन्हें देकर बाहर गए थे। याद करें दोपहर का वक्त था, धूप अपनी जोबन पर थी, जब यकदम आप दोनों मुश्ताहिल होते उसे गिरबान से जकड़े इस हवेली के तपते लॉन में ले गए थे, और नैन तारा तरपती हुई आपके पीछे लपकी थी, और आपने उसके सामने उसके महबूब के सीने में एक बार देगर गोलियां उतारी थी, उसे हवेली से बाहर फेंक दिया था। याद करें दिल अवेज साहिब अपनी बेटी की वो दिल खराश चीखें, याद करें सुबहान रऊफ की वो
भीगी मुस्कान और जुड़े हाथ जब वो आपसे आखिरी बार अपनी मोहब्बत की खातिर जिंदगी मांग रहा था। मैं पूछता हूँ, अगर ये गैरत थी तो तब क्यों नहीं जिंदा हुई? जब जमीर साहब आपने अपनी मोहब्बत को अपने उकद में लिया, आपने मोहब्बत की, अपनी मोहब्बत को अपने उकद में लिया और हलाल था, जायज था, लेकिन सुबहान रौफ ने अपनी मोहब्बत को अपने उकद में लेना चाहा तो नाजायज है। ये गारत नहीं, ये गारत नहीं, ये जुल्म है, ज्यादती है। वो कहता चला जा रहा था और अना बिक्की सिस्किया हवेली की ऊंची सदूनों से टकराते वापस लौट रही थी। रोशनी को लग रहा था उसका दिल फट जाएगा। कुछ यही हाल नायला बेगम का भी था, जो अपनी दोस्त के साथ हुए हर जुल्म की चशमदीद गवाह थी। उन्होंने मारा, उन्होंने सुबहान को मारा। मैं रोई तड़पी, लेकिन बाबा और बाई साहब ने मेरी एक ना सुनी। मैं कहती रही कि मुझे भी मार डालो, मैं कैसे सुबहान के बगैर रहूंगी, मैं कैसे इस बोझ के तले जिंदा रहूंगी कि मेरी मोहब्बत किसी की मौत की वजह बनी। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुने। उन्होंने जुल्म किया मेरे साथ, सुबहान के साथ, लेकिन मैंने कोई ज्यादती नहीं होने दी। मैं सुबहान को कहती थी कि सिर्फ उनकी हूँ, उनकी ही रहूंगी। और देखो, मैं नहीं हुई किसी की। जब जब मैं किसी के साथ शादी पर मुझे मजबूर किया गया, मैंने जहर खा लिया, लेकिन हर बार बच गई। ये जो मेरे बाप और भाई है ना, ये मुझे मरता देख तड़प उठते थे, लेकिन ये तब क्यों नहीं तड़पे जब ये खुद मेरी जान मुझसे जुदा कर रहे थे। मोहब्बत, ये मोहब्बत करते हैं मुझसे? ऐसी होती है मोहब्बत? मजाक बना रखा है मेरी मोहब्बत को। मुझसे मोहब्बत करते हैं और मुझे ही तमाम उम्र के लिए तह दामन कर दिया। मुझे मेरे महबूब से जुदा करते तमाम उम्र के लिए तड़पना छोड़ दिया। माफ नहीं करूंगी मैंने, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब मैं एक और नैनतारा भी नहीं बनने दूंगी। अना भी फर्श से उठे उजरा हुलिया लिए बीगे अजियत से पुर लहजा में कहती, लफी में सर हिला के। इस पल वो कोई पागल दीवानी मालूम हो रही थी। मोहब्बत उनके लिए दर्द बनी थी। उनका हर लफ्ज रोशनी को अपने सीने में तीर की माने चुभता हुआ महसूस हो रहा था। तुम मोहब्बत करते हो ना रोशनी से, इसे ले जाओ। मोहब्बत अब कुर्बानी नहीं मांगती, थक गई है वो दर्द देते देते। वो अब सुकून चाहती है, खुशी चाहती है, ले जाओ इसे। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम मेरी कहानी कैसे जानते हो, कौन हो तुम? एहतशाम के नजदीक आते उसकी स्याह पुरकशिश निगाहों में देखते मुस्तस्फर हुई। ये स्याह निगाहें सुबहान साहिब की याद दिला रही थी। एहतशाम ने बीगी निगाहों से उनका ये अंदाज देखा। मामू, मामू है वो मेरे, वो और आप मामी। आपके नाम पर एक एक पूरी किताब लिखी है, जिसका इख्तिताम अब तक अधूरा है, क्योंकि आपकी कहानी अधूरी है। बीगी नम आवाज में कहते एहतशाम ने कामते हाथ आगे बढ़ाते उनका हाथ थामा। जिस तरह कहानी अधूरी है, किताब भी अधूरी रह जाएगी तुम्हारी। फाड़ दो, फेंक दो। नैनतारा उसके हाथ पर ग्रिप्ट मजबूत किए जख्मी मुस्कान लिए लबों पर सजाए गोया हुई। रोशनी ने एक नजर जमीर साहब और दिल अवेज साहब पर डाली, जिनका चेहरा आंसू से तर था, लेकिन लबों पर कुफल था। कदम तर कदम चलते वो दिल अवेज साहब के कदमों तले बैठते उनका हाथ थाम गई। दादा, मोहब्बत हराम नहीं होती। अगर हराम होती तो बाबा की मोहब्बत के दरमियान भी गैरत आ जाती। जिस तरह आपने फूफो को उनकी मोहब्बत से जुदा किया, इसी तरह अब बाबा को भी अम्मा से अलग करते थे। सारा मसला बेटी और बेटे का है। एक नेमत है तो दूसरी रहमत। फिर भेदभाव क्यों? बेटी की पसंद में दुनिया के सामने गर्दन क्यों अकड़ जाती है? गुरूर क्यों जात का हिस्सा बन जाता है? और जब बेटी की पसंद का जिक्र आता है तो बंदूक निकाल ली जाती है, कत्लो गारत शुरू कर दिया जाता है, गैरत का मसला बना दिया जाता है। बेटी की पसंद को कबूल कर लेने से दुनिया में सर झुकता नहीं है दादा। ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए। नाहक कत्ल करने का इख्तियार आपके पास नहीं। रोजे महशर खुदा को जवाब देना होगा कि उसके बंदे को क्यों जख्म पहुंचाया गया, कि बेटी पर बेटे को क्यों फौकियत दी। अब भी वक्त है माफी मांग ले फुप्पो से। मोहब्बत को जुर्म ना बनाए, मोहब्बत को मोहब्बत रहने दे। वो रोते हुए कहती उनके घुटने पर सर रख दे। दिल अवेज साहब ने आंसू से तर चेहरा उठाए नैनतारा की जाने देखा, जो रुख मोरे खड़ी थी। कलेजा कट रहा था। सालों साल गुजरे थे और वो अपनी बेटी की एक मुस्कान को तरप रहे थे। माफ कर दो, दिल अवेज साहब ने कामते लहजे में माफी मांगी। कभी नहीं, कत्ल की कोई माफी नहीं। नैनतारा चीखी। दिल अवेज साहब के रोने में मजीद इजाफा हुआ, जबकि जमीर मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े थे। तमाम जिंदगी इस अमल का एक गिल्ड उन्हें अंदर ही अंदर जो खाए जा रहा था। मुझे आप लोगों को किसी से मिलवाना है। एहतशाम के कहने पर सब उसकी जानिब मुतवज्जा हुए थे, लेकिन दरवाजे से अंदर दाखिल होते शख्स को देखते सब बेयकीनी में मुब्तला हुए। शहद रंग आंखें फिर स्याह आंखों से टकराई। तसादुम इस कदर जोर आवर था कि हवाएं साकिन हुई। आसपास का शोर कहीं दूर जा सोया था। सालों पहले का मंजर फिर दोहराया गया था। बस फर्क आज इतना था कि इन निगाहों में प्यास थी, तरफ थी, अजियत थी। वो वहम है ना मेरा? ये सुबहान नहीं, मेरा वहम है। बोलो,
नैन तारा एक शाम एहतशाम की जानिब देखते चीखी थी। हकीकत है, जब मामू को मुर्दा समझते हवेली से बाहर फेंक दिया गया था, तब अजमीर मामू ने इनके वजूद में हल्की सी जिंदगी महसूस करते इन्हें अस्पताल पहुंचाया। अल्लाह का करम था और आपकी मोहब्बत की ताकत कि मामू का ऑपरेशन कामयाब ठहरा। कई साल गुजरे उन्हें जिंदगी की तरफ लौट आने के लिए, और जब वो जिंदगी की तरफ लौटे तब हमने उन्हें टूटा हुआ पाया। वो किताब जिसका जिक्र मैंने आपसे किया, वो किताब मामू ने लिखी, जिसका नाम नैन है। जहाँ आज तक आपने शादी नहीं की, वही मामू ने भी नहीं की। और ये सवाल मुझे खटकता रहा, जिसका जवाब जानने के लिए मुझे मामू से एक तवील बहस करनी पड़ी। और फिर मुझे उन्होंने ये किताब दी, और मैंने भी इरादा बांध दिया कि मैं आपको ढूंढकर आप दोनों की अधूरी दास्तान को पूरा करूंगा। और पाकिस्तान चला आया, आपके बारे में मालूम करने की कोशिश की। तब मुझे रोशनी के बारे में इल्म हुआ, और ऐसे कैसे हो सकता था कि जिन शहद रंग आंखों के शदाई मेरे मामू हुए थे, उन आंखों के वार से बच्चा था मैं। मोहब्बत हो गई आपकी भतीजी से, और अब मैं यहाँ हूँ आपके सामने। आप कहानी को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। क्या कहते हैं दानिश जान और होने वाले सुसर जी? माहौल में छाई कशीदगी को कम करने की खातिर वो दिल अवेज साहिब और जमीर साहिब से मुखातिब हुआ, जो अपनी गलतियों पर नादिम अब मुआफी के मुंतजिर थे। जबकि नैन तारा हिचकियों से रो रही थी, और फर्श पर बैठती रोशनी का हाल भी कुछ मुख्तलिफ न था। बस करें यार, अभी इतना हक हासिल नहीं है कि आपके आंसू पोंछ पाऊं। सालों तड़पाऊं मैं, और शायद एहतशाम ना होता तो आखिरी सांस तक तड़पता। अब तरफ खत्म होने को आई है, तो अब आंसू बहाते मुझे तड़पा रही हैं। सुबहान साहब की आंखें नम थी। 20 साल के तवील अरसे के बाद उनके रूबरू थी। वो तमाम दूरियां मिटाए उनको खुद में भींच लेना चाहते थे। थड़कपन क्या नहीं शहरी बाबू, पाँव कब्र तक लटक रहे हैं तुम्हारे। वो खुद तरफ उठी थी, उन्हें अपने रूबरू देखते, लेकिन खुदा की बनाई हदूद को तोड़ना नहीं चाहती थी। अपने अजली अंदाज में मुस्कुराती बोली। लायला बेगम आसूदगी से मुस्कुरा दी। समीर साहब और दिल अवेज साहब को अपने कंधे पर लदा बोत सुबहान साहब को जिंदा देखते उतरता महसूस हुआ। अब भी माफ नहीं करोगी? हम नादिम है अपनी गलतियों पर नैन, जमीर साहब ने अपनी बेबसी से पूछा था। अपनी मोहब्बत के सदके माफ किया, इस वक्त तो वो अपनी जान भी दे जाती। मुस्कुराते हुए कहती हो दिल अवेज साहब और जमीर साहब को माफी देगी, उनकी इस गुनाह की जिसकी माफी नहीं थी। हिसाब तो होना था रोजे महशर, लेकिन दुनिया में नहीं वो माफ करते उनका बोझ कम कर गई थी। कहा था ना तुम्हें पाकर ही रहूंगा, देखो मैंने हासिल कर दिया तुम्हें। सुर्ख अरूसी लिबास में मलबूस रोशनी का हाथ जकड़े वो दिलकशी से मुस्कुराए। मर्द की मोहब्बत सच्ची हो तो मन पसंद औरत को दुनिया से छीन ले। आपने न सिर्फ हमारी मोहब्बत को मंजिल दी, बल्कि अनाबी और उनके शहरी बाबू को मिलाने का सबब बने। एहतशाम अपना हाथ जकड़े जिशान की हाथ को अपने लबों से लगाते वो नरमी से बोली, रब ने किसी न किसी का तो वसीला बनाना होता है ना, शायद इसीलिए मेरा चुनाव किया ताकि मैं तुम तक पहुंच सकूं। मोहब्बत से कहते हुए दरमियान में हाल फासले को मिटा दे उसके बेहद नजदीक आते उसका चेहरा हाथों के प्याले में थामे, निगाहों में जज्बात का ठाठे मारता समंदर लिए धीमी आवाज में गोया हुआ, इजाजत है रूहे जानम कि तुम्हें अपना बनाते सारी जिंदगी के लिए खुद में कैद कर लूं, कि फरार की तमाम राहें मुस्तरद हो जा, मेरे अलावा तुम्हें कहीं सुकून ना मिले, तुम्हारी जाए पना तुम्हारी मंजिल में बन जाऊं। उससे इजाजत मांग रहा था जो पूर उसके नाम की थी। रोशनी के दिल में कैद एहतशाम की मोहब्बत में मजीद इजाफा हुआ। अगर ये शख्स हिम्मत ना दिखाता तो वो मोहब्बत से दस्तबरदारी इख्तियार करते शायद नहीं, यकीनन मौत को गले लगा जाते। लेकिन इस शख्स की हिम्मत का सिला था जो आज वो इस्तेहकाक से उसके सामने बैठी उसके नाम थी। पलके जिकाए बाहों का हार एहतशाम के गले में डाले वो बिन बोले खुद स्पुर्दगी देके। एहतशाम उसकी अदा पर जानिसार होते, उसके चेहरे पर झुकते, उसकी सांसों में दस्तरस हासिल करते, उसकी रूह में समाता चला गया। आखिरकार मोहब्बत ने मंजिल हासिल कर ली। हमारी मोहब्बत रोग नहीं बनी, नाकाम होते दिल में कैद नहीं हुई, आबाद होगी सुभान। हमारी मोहब्बत अमर हो गई, हम नाकाम नहीं हुए। उसकी बाहों में कैद वो चौदवी के चांद की चांदनी में लिपटी मुस्कुराते हुए कह रही थी, और सुभान साहिब सरशार से मोहब्बत की इस अदा पर मुस्कुरा रहे थे जिसने अजियत की इंतहा करते अब सुकून दिया था, एक गहरा सुकून जिसकी मुद्दत आखिरी सांस तक रहने वाली थी। क्या देख रहे हैं? सुभान साहब को यूं अपनी जानिब यकटक देखते वो भवें रेस किए गोया हुल। मैं देख रहा हूँ कि मेरी वो शर्मीली सी नैन कहाँ गायब हो गई जो मेरी नजरों की हदद से पिघलती नजरें झुका लेती थी। सुभान साहब ने शोखी से कहा, इतने अरसे बाद तो इन आंखों में इनका महबूब का चेहरा देखने को मिला है। ये तो अब तमाम शर्म बलाए ताक रखते दीद की प्यास बुझाएंगी, मेरे बस में नहीं है ये। पूर्णम आवाज में कहती वो अपना सर सुभान साहब के सीने पर दिल के मुकाम पर रख गई जिसकी हर धड़कन उनका नाम जप रही थी। मोहब्बत की किताब जिसका नाम नैन था, उसमें एक और जोड़ा शामिल किया गया
روشنی اور احتشام، جن کی کہانی کے بنا نین تارا اور سبحان کی کہانی بھی ادھوری تھی، لیکن اب کتاب کا اختتام لکھ دیا گیا تھا، ایک بہت ہی خوبصورت اختتام، جہاں لکھا گیا تھا محبت جرم نہیں، محبت صرف محبت ہے۔